सब्जी वाला हिस्सा दरमियान में था और घास बंडी उससे आगे। मंडी में खासी चहल पहल थी। अब कारोबार शुरू हो चुका था। शार ने ट्राली वाले का शुक्रिया अदा करते हुए ट्रैक्टर से छलांग लगा दी और सड़क की ढुलान पर दौड़ता हुआ सब्जी में दाखिल हो गया। वो तेज कदम उठाता हुआ चल रहा था। चारों तरफ से मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुनाई दे रही थी। कहीं सब्जियों की लाट की बोली लग रही थी और कहीं बाओ ताओ हो रहा था। मंडी में खासा हुजूम था। शहर के बेशतर सब्जी और फल फरोश अपनी दुकानों के लिए माल इसी मंडी से खरीदते थे। शारिक हुजूम में रास्ता बनाता उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था जहां से उसे कोई सवारी मिल सकती थी। वह एक तरफ बूढ़ा ही था कि दो आदमियों ने अचानक ही उसका रास्ता रोक लिया। उन दोनों ने अपने जिस्मों पर चादरें ओढ़ रखी थी और उनकी शक्लें देखकर ही शारिक कांप उठा। वो मकसूद और साजा थे। मौत के वही दो फरिश्ते थे जिनसे बचने के लिए वो रास्ता बाहर भागता रहा था। शार्क बाबू साजे ने खूनख्वार निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, खामोशी से हमारे साथ चल पड़ो। अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारा जिस्म गोलियों से छीलनी कर दूंगा। शार्क को समझने में देर न लगी कि उन दोनों ने चादरों के अंदर क्लाशिनकोव राइफलें छुपा रखी थी। उसे हैरत इस बात पर हुई थी कि उन्होंने चादरें कहां से ले ली थी। फिर दवादन उसके ज़हन में ट्रैक्टर ट्राली का ख्याल उभर आया जिस पर वो दोनों सवार हुए थे। वो ट्रैक्टर ड्राइवर उसके भाई ने खेज या चादरें उठ रखी थी। उन्होंने यकीनन ये चादरें उन्हीं से हथिया ली होंगी ताकि अपनी राइफलों को छुपा सकें। शारिक ने इधर उधर देखा। आसपास 20 लोग मौजूद थे जो अपने काम धंधों में मसरूफ थे। सादा उसके दाईं तरफ खड़ा था और मकसूद बाईं तरफ। मकसूद की राइफल की नाद उसकी पसलियों में चुभ रही थी। हमारे साथ चलो। इस मर्तबा मकसूद ने कहा, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो हम फायर खोल देंगे और हमें इस बात की परवाह नहीं होगी कि कितना लोग हमारी गोलियों का निशाना बनते हैं, लेकिन तुम जिंदा नहीं बच सकोगे। शार्क के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। उसके कंधे लटक गए। उसने ऐसा अंदाज इख्तियार कर लिया जैसे उसके साथ जाने को तैयार हो। लेकिन फिर अचानक ही वो किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला। उसके दोनों हाथ दोनों की गर्दनों और दोनों पैर दोनों के पहलुओं पर लगे। बड़ी मेहनत और रियादत से सीखा हुआ मार्शल आर्ट्स का फन ऐसे ही मौकों पर काम आने के लिए था। वो दोनों कराते हुए गिरे। शार्क भी गिरा था मगर वैसे कामों में माहिर था। वो बड़ी फुर्ती से उठकर एक तरफ भाग निकला। मकसूद पैर संभला था। उसने उठते ही फायरिंग शुरू कर दी। शार्क तो उस फायरिंग से महफूज रहा, लेकिन एक मजदूर जिसने सर पर बोझ उठा रखा था गोली का निशाना बन गया। गोली उसके सीने में लगी थी। वो चीखता हुआ ढेर हो गया। 2 अन्य गोलियों से जख्मी होकर गिरे थे। पूरी मंडी में भगदड़ मच गई थी। लोग बदहवास होकर इधर उधर दौड़ने लगे। शार्क भी लोगों को धक्के देता हुआ एक तरफ भागता रहा। वो सब्जियों वाले सेक्शन से निकलकर फल वाले सेक्शन में पहुंच गया। वहां भी भगदड़ मची हुई थी। एक आदमी केलों से भरे हुए टोकरे के करीब खड़ा बदहवास निगाहों से इधर उधर देख रहा था। उसने दाईं तरफ से दौड़ते हुए एक मजदूर को आवाज दी, ओए पांडे। मगर वो पांडे रुके बगैर एक तरफ भागता चला गया। लेकिन शार्क उस शख्स के करीब रुक गया। क्या है मलक जी, ये सामान उठाना है? उसने पूछा। हाँ, केलों का ये टोकरा उठाओ, जल्दी करो, उस शख्स ने कहा। शार्क ने झुककर केलों वाला टोकरा उठा लिया जो खासा वजनी था। वो टोकरा सर पर उठाए उस शख्स से पीछे दौड़ता रहा। तकरीबन 50 गज के फासले पर एक सुजुकी पिकअप खड़ी हुई थी जिसमें कुछ और भी फलों के टोकरे लदे हुए थे। कुछ फल वैसे ही ढेर किए हुए थे। शार्क ने केलों वाला टोकरा सुजुकी में पटक दिया और गर्दन सहलाने लगा। उस शख्स ने 5 का एक नोट निकालकर शार्क की तरफ बढ़ा दिया। आपको कहाँ जाना है मलक जी? शार्क ने नोट लेने की बजाय पूछा। सामानाबाद क्यों? उस शख्स ने सवालिया निगाहों से शार्क की तरफ देखा। मुझे भी अपने साथ ले चलें, मुझे रास्ते में चुबरजी पर उतार दीजिए, यहाँ तो भगदड़ मची हुई है। शार्क ने कहा। चलो बैठो, जल्दी करो। वो शख्स कहता वो स्टीयरिंग साइड का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। शार्क भी तो उसी तरफ का दरवाजा खोलकर बैठ गया था। ये सुजुकी उस शख्स की अपनी थी। उसने इंजन स्टार्ट किया और सुजुकी एक जोरदार झटके से आगे बढ़ा दी। सब्जी मंडी में अब भी भगदड़ मची हुई थी। 1-2 मरतबा फायरिंग भी हुई थी। लोग अपना काम छोड़कर भाग रहे थे। सुजुकी इधर उधर लहराती हुई तेजी से मंडी के इलाके से निकलकर सड़क पर आ गई और तेजी से एक तरफ दौड़ने लगी। तुम कौन हो? फाली तो नहीं लगते? ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स ने मुड़कर उसकी तरफ देखकर कहा। मैं शादीपुर से आया था। फैसलाबाद जाने के लिए रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया। मेरे खेतों में छुपकर जान बचाई। मेरे कपड़ों की ये हालत उसी वजह से हुई है। शार्क ने उसे भी एक फर्जी कहानी सुनाते हुए कहा। मंडी में क्या कर रहे थे और चुबरजी क्यों जाना चाहते हो? उस शख्स ने पूछा। मजदूरी करके कुछ पैसे जमा करना चाहता था, शार्क ने जवाब दिया। लेकिन यहाँ तो मामला ही बिगड़ गया। चुबरजी में मेरा एक कदम रहता है, उसके पास जा रहा हूँ। उससे कुछ रकम कर्ज लेकर आज फैसलाबाद चला जाऊंगा। सुजुकी मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई चुबरजी पहुंचकर रुक गई। शार्क उस शख्स का शुक्रिया अदा करके नीचे उतर आया।
उस वक्त तक दिन की अच्छी खासी रोशनी फैल चुकी थी। सड़कों पर लोगों की आमदोरफ्त थी। ज्यादातर लोग साइकिलों पर अपने अपने काम धंधों के लिए जा रहे थे। बसें भी चलने लगी थी। शारिक सुजुकी से उतरकर पैदल चलता हुआ उस तरफ आ गया जहाँ एक तरफ मुर्गियों की फीड की मार्केट थी और उसके सामने सड़क के दूसरी तरफ शाम नगर का इलाका था। अगर ये आमदोरफ्त के लिए लोहे का एक और सैड पुल भी बना दिया गया था। नाले में छोटी पुलिया भी थी और लोग ओवरहेड ब्रिज इस्तेमाल करने की बजाय आमदोरफ्त के लिए यही पुलिया इस्तेमाल कर रहे थे। शारिक भी पुलिया पर से उठता हुआ दूसरी तरफ आ गया। यहाँ एक मुख्तसर सा बाजार था। स्कूल जाने वाले बच्चे घरों से निकलकर बस स्टॉप की तरफ जा रहे थे। शारिक रात भर भाग दौड़ से बुरी तरह थकन महसूस कर रहा था। बाजार में चाय की एक दुकान खुल चुकी थी। दुकान के सामने कुछ बेदें और बेंच बिछे हुए थे और मजदूर किस्म के लोग उन बेंचों पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। शारिक दुकान के अंदर आ गया। दुकान के बाहर अगरचे नाश्ते के लिए हलवा पूरी भी बन रही थी। शारिक ने कुर्सी पर बैठते हुए मुलाजिम को चाय और मक्खन लगा बन लाने को कहा और पतलून की पिछली जेब से बटुआ निकालकर उसमें रखे हुए नोटों का जायजा लेने लगा। 1000, 500 और 100 वाले कई नोट थे जो नहर में उतरने और देर तक पानी में खड़े रहने की वजह से भीग चुके थे। उसके बटुए में कुछ कागजात भी थे और वो भी भीग चुके थे। शाग ने सो गए एक नोट निकालकर बटुआ दोबारा पतलून की जेब में रख लिया। 2 कड़ियाब चाय और प्लास्टिक की एक बैली से प्लेट में मक्खन लगाकर वन ले आया तो शायद ने 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। पैसे काट लो। खुले पैसे दो बाबूजी, नौकर बोला। सुबह सुबह खुला नहीं होगा। ऐसा करो, बाहर कोके से गोल्ड लीफ का एक पैकेट और माचिस ले लो। 2 रुपए तुम्हारे और चाय के पैसे काट कर बाकी पैसे मुझे ला दो, शारिक ने कहा। 2 रुपए के लालच में वो लड़का 100 का नोट लेकर बाहर चला गया और शारिक इत्मीनान से नाश्ता करने बैठ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद चाय की दुकान से निकला तो उसके ऊँटों में सुलगता हुआ सिगरेट दबा हुआ था। वो तंबाकू नोशी का आदी नहीं था। कभी कभार शौकिया तौर पर सिगरेट पी लिया करता था और इस वक्त 100 का नोट खुला कराने के लिए सिगरेट खरीदे गए थे। शार को इत्मीनान था कि वो अपने दुश्मनों को बहुत पीछे छोड़ आया था, लेकिन उसे अफसोस उसका था कि बादशाह गुजर और उसके साथी पुलिस के हाथ न लगे और वो उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सका। वो कुछ देर तक बाजार में चलता रहा और फिर एक गली में मुड़ गया। उस गली में बंगलानुमा रिहायशी मकान थे। वो 2-3 गलियों में घूमता हुआ एक कोठीनुमा मकान के सामने रुक गया। इस वक्त सूरज की नरम सुनहरी किरणें बड़ी भली लग रही थी। गेट को बाहर से ताला नहीं लगा था। उसने गेट की शीट के एक सुराग में हाथ डालकर अंदर से लगा हुआ कुंडा हटाया और गेट खोलकर अंदर दाखिल होते ही गेट बंद कर दिया। किसी ने उसे गेट में दाखिल होते हुए नहीं देखा था और अगर कोई देख भी लेता तो उसे इसकी परवाह न थी। वो यहीं रहता था और मोहल्ले के लोग उसे एक शरीफ आदमी की हैसियत से जानते थे। वो जानना गेट के करीब खड़ा रहा, फिर लपे कदम उठाता हुआ बरामदे में आ गया। बरामदे में बल्ब जल रहा था और रात को बल्ब जला कर गया था। उसने दीवार पर लगा हुआ स्विच ऑफ कर दिया और पतलून की जेब से चाबी निकालकर ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। वो नाइजदारी में 3-4 कदम आगे बढ़ा ही था कि दाईं तरफ वाले मकान का दरवाजा बिल्कुल आहिस्ते से खुला। एक आदमी निकला और उसने हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल की नाल शार की गर्दन से लगा दी। तुम समझते थे कि हमें धोखा देकर हमसे बच निकलोगे। उस शख्स की हल्क से खौफनाक गुर्राहट निकली। बादशाह गुजर जिस शख्स से साथ कारोबार करता है उसके बारे में मुकम्मल मालूमात रखता है। तुम्हारा ये ब्रिकाना चंद रोज पहले ही हमारी नजरों में आया था और हमें यकीन था कि तुम वहां से भागकर सीधे यहीं आओगे। तुम माजा गुजर तो नहीं हो? शार्क बोला। कौन हो तुम? माजे गुजर का एक अन्ना सा गुलाम, उस शख्स ने जवाब दिया। तुम पाताल में भी छुप जाते तो हम तुम्हें ढूंढ निकालते। मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे यकीन था कि तुम सीधे यहीं आओगे। अब खैरियत इसी में है कि माल हमारे हवाले कर दो। माल? शार्क के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। हाँ, माल तो तुम लोगों के हवाले करना ही पड़ेगा। तो फिर देर किस बात की, आगे बढ़ो। उस शख्स ने शार्क की गर्दन पर पिस्तौल रख कर कहा। शार्क 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन फिर अचानक ही बड़ी फुर्ती से नीचे बैठ गया। उसके साथ ही उसने उस शख्स की पसलीने में दोनों कोनियों से ठोकर मार दी। वो शख्स करा उठा, पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर गिर गया। शार्क बड़ी तेजी से सीधा हो गया था। उसने अपने हरीफ को संभलने का मौका दिए बगैर गूंजों और ठोकरों पर रख लिया। वो अनयाज था, माजा गुजर का साथी। रात को ये भी सूखता हवेली में ही था, लेकिन उसके बाद हवेली से निकलकर शायद यहीं आया था। चंद गूंजे और ठोकरे खाने के बाद अलियास भी मोहतात हो गया और अब उसने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए थे। वो दोनों लड़ते हुए हालनुमा कमरे में आ गए। यहाँ एक तरह सोफा सेट लगा हुआ था, 1-2 कुर्सियां थी और सामने एक कोने में ट्राली पर टेलीविजन सेट रखा हुआ था। अलियास का गूंसा खाकर शार्क पुश्त के बल सोफे पर गिरा। अलियास ने उस पर छलांग लगा दी। शार्क बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। अलियास मुंह के बल सोफे पर गिरा। शार्क ने उसे उसके काले से पकड़कर उठाया
और सर पर जोरदार गुमसा रसीद कर दिया और उसके साथ उसे जोरदार धक्का दिया। अलियास टीवी ट्राली से जा टकराया, ट्राली उलट गई, टीवी की पिक्चर ट्यूब चिकना चूर हो गई। अलियास को संभलने में सिर्फ 1 सेकंड लगा था। उसने उठकर फौरन शार्क पर हमला कर दिया। वो दोनों एक दूसरे से टकराकर फर्श पर गिरे और एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। कभी शार्क नीचे होता और कभी अलियास। वो दोनों दीवार से जा लगे। अलियास दीवार का सहारा लेकर उठने में कामयाब हो गया था, लेकिन शार्क ने भी उठने में देर नहीं लगाई थी। शार्क के ऊँटों से खून बह रहा था। वो अलियास को दीवार के साथ दबाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी बरक से अलियास ने उसे दीवार के साथ लगा दिया था। लेकिन इस तरह शार्क को मौका मिल गया। उसने सीधा हाथ अलियास के गले पर लपेट दिया और उसे पूरी कुव्वत से दबाने लगा। अलियास पहले तो अपना गला छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। उसने हाथ ऊपर उठाकर शार्क के सर के बाल पकड़ने की कोशिश की, मगर शार्क ने एक झटके से सर पीछे हटा लिया और उसके साथ ही उसके गले पर अपने बाजू का दबाव बढ़ाने लगा। अलियास हाथ पैर पटकने लगा। शार्क की गिरफ्त मजबूत तर होती जा रही थी। अलियास की आंखें हल्कों से उबलने लगी। शार्क ने दूसरे हाथ से अपने बाजू को पकड़ रखा था, जो उसने अलियास की गर्दन पर लपेट रखा था। इस तरह दोनों हाथों की कुव्वत एक जगह पर मरकूज हो गई थी। एक तरफ अलियास का गला दब रहा था तो दूसरी तरफ उसकी गर्दन की हड्डी पर दबाव बढ़ रहा था। अब उसकी जबान भी मुंह से बाहर निकलने लगी थी। वो बुरी तरह पैर पटक रहा था। शार्क बेतर पे झटके दे रहा था। अलियास के हल्क से अजीज सी आवाजें खारिज हो रही थी। शार्क ने एक जोरदार झटका दिया। कड़क की आवाज उभरी। अलियास की गर्दन की हड्डी टूट गई थी। वो पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़पने लगा, मगर शार्क ने अब भी गिरफ्त ढीली नहीं की। अलियास के मुंह से निकलने वाली खड़खड़ाहट की आवाजें बदतदरीज कम होती चली गई और उसका जिस्म ढीला पड़ गया। उसकी गर्दन शार्क की बाहों में ढुलक गई। शार्क ने एक और हल्का सा झटका दिया और उसकी गर्दन छोड़कर अलग हट गया। अलियास लुढ़क कर फर्श पर ढेर हो गया। वो खत्म हो चुका था। शार्क उठकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा सुर हो रहा था और सांस बुरी तरह फूल गया था। वो दीवार से टेक लगाए खड़ा देर तक अपने बेरब तनफ्फुस पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। फिर उसने शोराबार निगाहों से अलियास की तरफ देखा और उसे पैर से हल्की सी ठोकर मारते हुए वहां से हट गया। वो अपने बेडरूम में आ गया। अलमारी खोलकर हैंगर पर टंगे हुए कपड़ों का एक जोड़ा निकाला और पहने हुए कपड़े और जूते उतारकर वहीं फेंक दिए और अलमारी से निकाले हुए कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। गर्म पानी के गुसल से उसकी थकन बड़ी हद तक दूर हो गई। वो लिबास बदलकर बाहर आ गया। उसने किचन में जाकर चाय बनाई। खासा कुशादा किचन था। चीजें रखने के लिए कैबिनेट बने हुए थे। एक तरफ छोटा फ्रिज भी रखा हुआ था, जिसमें दूध और जरूरत की दीगर चीजें रखी हुई थी। चाय बनाने के साथ उसने दूसरे चूल्हे पर 2 अंडे उबालने को रख दिए थे। उबले हुए अंडे छील कर उसने प्लेट में रखे, उन्हें 2-2 टुकड़ियों में काटा, उन्हें नमक और काली मिर्च छिड़की, एक कप में चाय अंडेली और दोनों चीजें लेकर किचन के सामने ही मेज पर बैठ गया और बड़े इत्मीनान से चाय के साथ अंडे के पीस खाने लगा। जिस जगह वो बैठा हुआ था वहां से अलियास की लाश भी नजर आ रही थी, मगर उसने लाश को इस तरह नजरअंदाज कर दिया था जैसे इस मकान में उसका वजूद ही न हो। अंडों की प्लेट साफ करने और चाय का कप खाली करने के बाद वो दोबारा बेडरूम में आ गया। कुछ देर तक दीवार के साथ इस्तादा लकड़ी की अलमारी को देखता रहा। जब उसने कपड़े निकाले थे तो उसी वक्त उसे अंदाजा हो गया था कि अलमारी की तलाशी ली गई थी। उसने अलमारी को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जगह से तकरीबन 3 फुट आगे खिसका दिया। उस अलमारी के पीछे दीवार में एक और अज़मी अलमारी थी। उस अलमारी का दरवाजा आहनी चादर का था। शार्क चैनल में बंद आहनी दरवाजे को देखता रहा। उसमें तालों के 2 सुराख थे। वो अलमारी के सामने से हटकर बेड के करीब पहुंच गया। पाइंटी की तरफ से बेड को उठाकर उसकी जगह से थोड़ा सा आगे हटा दिया। एक पाए के नीचे छोटा सा गड़ा था जिसमें चाबियों का गुच्छा रखा हुआ था। उसने चाबियों का गुच्छा उठा लिया और दोबारा आहनी दरवाजे वाली अलमारी के करीब आ गया। उसने 2 चाबियां इस्तेमाल करते हुए आहनी दरवाजे के दोनों आदमी कफल खोलकर अलमारी खोल दी। उस अलमारी के अंदर 3 खाने बने हुए थे। तीनों खाने बंद थे। उसने एक चाबी मुंतखब करके ऊपर वाला दरवाजा खोला। उसमें करेंसी नोट भरे हुए थे। डडियां बड़े सलीके से रखी हुई थी। दूसरे खाने में एक पिस्टल रखा हुआ था, मगर ये पिस्टल नहीं था, गन थी जो साइज में पिस्तौल से खासी बड़ी थी। छोटी राइफल और पिस्तौल के दरमियान कोई चीज थी। यह गन शार्क ने एक गैर मुल्की स्मगलर से खरीदी थी और इसे बड़ी हिफाजत से संभाल कर रखा हुआ था। तीसरे खाने में प्लास्टिक की थैलियां सलीके से नीचे ऊपर रखी हुई थी। उन थैलियों में सफेद रंग का पाउडर भरा हुआ था। ये हीरोइन थी। शार्क कुछ देर तक उन तीनों खानों को देखता रहा। फिर उसने बेड के नीचे से शैम्सोनाइट का बरून रंग का सूटकेस निकाला। पहले उसमें हीरोइन की थैलियां रखी। वो तादाद में 25 थी। हर थैली में 1 किलो हीरोइन थी।
बैनुल अक़वामी मंडी में इस हीरोइन की कीमत करोड़ों रुपए हो सकती थी। हीरोइन की थैलियां रखने के बाद उसने एक साइड में पिस्तौल रखा, फिर नोटों की डडियां जमाई और दूसरी अलमारी से कपड़े निकालकर उनके ऊपर रखने लगा। लोहे के दरवाजे वाली अलमारी बंद कर दी और लकड़ी की अलमारी को छिड़काकर दोबारा उसकी जगह पर रख दिया। उसने सूटकेस बंद कर दिया और घूम फिर कर घर का जायजा लेने लगा। ये मकान उसने तकरीबन 6 महीने पहले किराए पर लिया था। जब वो यहाँ आया था तो दीवार में उस अलमारी के सिर्फ शेल्फ बने हुए थे। आनी, दराज और दरवाजे उसने खुद बनवाए थे। ये मकान भी उसने शुएब हाशमी के नाम से लिया था और अपने आप को एक कारोबारी आदमी जाहिर किया था। 1 साल का किराया उसने एडवांस दे दिया था और सिर्फ जरूरत की चीजें ही यहाँ लाकर रखी थी। वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता। महल्ले वालों से कभी कभार ही मुलाकात होती थी। वो भी उसे शुएब हाशमी ही के नाम से जानते थे। उसने मकान से हर वो निशान मिटा दिया जिससे उसे शार की हैसियत से शनाख्त किया जा सकता हो। आखिर में उसने इलियास की लाश की तरफ देखा और बेडरूम से सूटकेस उठाकर बाहर आ गया। दरवाजा बंद करके चाबी उसने बरामदे की दीवार पर बिजली के स्विच पर टांग दी और सूटकेस उठाकर बाहर आ गया। गेट के सुराग में हाथ डालकर उसने अंदर का कुंडा लगा दिया, बाहर का कुंडा यूं ही खुला छोड़ दिया। गली में 103-4 बच्चे छोटे पतंग उड़ा रहे थे। 2 औरतें टोकरियां हाथ में उठाए गालबन सब्जी गोश्त लेने जा रही थी। शार्क तेज कदम उठाता हुआ सड़क पर आ गया। इत्तफाक से उसे फौरन रिक्शा मिल गया और वो रिक्शे पर बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। रेलवे स्टेशन के करीब रिक्शा छोड़कर 4 मिनट बाद शार्क दूसरे रिक्शे पर बैठ गया। इस मर्तबा वो लोहारी चौक पर उतरा था। रिक्शा छोड़कर वह सूटकेस उठाए पैदल ही चलता हुआ अनारकली में दाखिल हो गया। तकरीबन 200 गज का फासला तय करने के बाद वो एक रेली गली में दाखिल हो गया। एक रेस्टोरेंट के सामने वो एक लम्हे को रुका। काउंटर पर बैठे हुए शख्स को आंख से इशारा किया और रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ एक छोटे दरवाजे में दाखिल होकर सीढ़ियां चढ़ता चला गया। सीढ़ियों के इख्तिताम पर दरवाजा था जो इस वक्त बंद था। वो दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसने दस्तक देने की जरूरत नहीं समझी। तकरीबन 2 मिनट बाद दरवाजा खुल गया। ये वही शख्स था जो रेस्टोरेंट के काउंटर के सामने बैठा हुआ था और शार्क ने सीढ़ियों वाले दरवाजे में दाखिल होने से पहले उसे आंख के गोशी से मखसूस इशारा किया था। वो शार्क का दोस्त सुहेल था। खैरियत? सुहेल ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो शार्क का इशारा पाकर होटल के अंदरूनी जीने से ऊपर आया था। लगता है किसी लंबे सफर पर जाने की तैयारी करके आए हो। नहीं, शार्क ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। उसने दरवाजा भी बंद कर दिया। पिछली रात मैं बीनी में था। बाजा गुजर के साथ एक चाल चलने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम हो गया और मुश्किल से जान बचाकर वहां से निकला था। रात भर भागता रहा और बाजा गुजर के 2 आदमी मौत के फरिश्तों की तरह मेरा ताकुब करते रहे। मैं उनसे बचकर किसी तरह मंडी पहुंच गया लेकिन उसने मुझे वहां भी घेर लिया। मुझे कत्ल करने की कोशिश की तो मैं बच गया मगर एक बेगुनाह आदमी उनके हाथों मारा गया और मैं वहां से भागकर शामनगर वाले मकान पर पहुंचा तो माजे गुजर का एक और आदमी बहुत के फरिश्ते की तरह वहां घात लगाए बैठा हुआ था लेकिन वो भी मेरे हाथों मारा गया। उसकी लाश अब भी वहीं पड़ी है। पहले मैंने सोचा था कि अम्मा के यहाँ चला जाऊंगा लेकिन फिर यहाँ आ गया और अब कम से कम 2-3 रोज यहाँ रहना होगा। अच्छा किया तुम अम्मा के यहाँ नहीं गए, सुहेल ने कहा। उन्हें इस मामले से अलग ही रखो तो अच्छा होगा। तुम जब चाहो यहाँ रह सकती हो क्योंकि किसी को यहाँ तुम्हारी मौजूदगी का पता नहीं चलेगा। ठीक है, नाश्ता तो मैं कर चुका हूँ और सोना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नींद आ रही है, शार्क ने कहा। ठीक है तुम सो जाओ, यहाँ कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, सुहेल बोला। और ये सूटकेस संभाल कर रख लो। शार्क ने सूटकेस उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। इसमें 1.5 करोड़ की रकम, 25 किलो हीरोइन और ऑटो गन है। मैं यहाँ आ तो गया हूँ लेकिन अब सोच रहा हूँ कि मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में न पड़ जाओ। क्या बकवास कर रहे हो? सुहेल ने उसे घूरा। जिस रोज मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी दोस्ती में फायदा होगा या नुकसान। मैं दोस्ती का मफहूम अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए आइंदा तुम इस किस्म की कोई बात नहीं करोगे। अब तुम सो जाओ, मैं नीचे रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ। सुहेल अंदरूनी दरवाजे से निकलकर रेस्टोरेंट के जीने की तरफ बढ़ गया। शार्क ने जूते भी नहीं उतारे और बिस्तर पर गिर गया। बिस्तर पर लेटते उसकी आंखें बंद होने लगी और ज़हन मादी के पर्दे उठाने लगा। सन 1965 की जंग पाकिस्तानी कौम की पहली आजमाइश थी। 6 सितंबर की शब कभी नहीं बुलाई जा सकेगी जब मक्कार भारतीयों ने पाकिस्तान की सरहदों पर शबे खून मारा था। भारतीय हुक्मरानों का ख्याल था कि उनकी सेना के सुरमा रातों रात आधे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे और यही प्लान बनाकर भारतीय फौज ने चारों तरफ से पाकिस्तानी सरहदों पर नकब लगाने की कोशिश की थी। भारतीय फौज के जर्नैलों ने तो ये प्रोग्राम बनाया था कि वो दूसरे रोज शाम को लाहौर जिमखाना में आजादी का जश्न मनाएंगे।
और उन जर्नैलों ने भारत के वजीरों और हजारों मुअज्जिदीन को लाहौर जिमखाना में शराबनोशी के दावतनामे भी तकसीम कर दिए थे। लेकिन वो इस हकीकत से बेखबर थे कि सोए हुए शेर को झिंझोड़ कर जगाया जाए तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है